हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो गाइस, आज से हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए जो भी सुपर टेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि मैं बता चुकी थी आपको, कि सबसे पहले हम बायो का सेक्शन कंप्लीट करेंगे और जैसे जैसे बायो का कंप्लीट होगा फिर हम अदर सेक्शन पे आएंगे, केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। तो आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, इट मीन्स आप इसे स्किप नहीं कर सकते और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है और बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, ये मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ओके, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ क्लास को, समीक्षा सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। अगर ब्लड की बात करी जाए तो ब्लड आपको पता है कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, अगर हम जो मैमल्स होते हैं उनकी बात करते हैं, मोस्टली जो जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका ब्लड रेड कलर का होता है। एंड अगर किसी का अलग कलर का है तो उसका पिगमेंटेशन डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आने के बाद में डिस्कस करेंगे, जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड क्लास होगी उसमें। ओके, तो ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और ब्लड किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हमारे कहीं पे भी कट लग जाता है, हमारे चोट लग जाती है, तो जो लिक्विड पार्ट निकलता है वो क्या है? ब्लड है, यानी रुधिर है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट ऐसे टिश्यूज़, ऐसे ऊतक जो बॉडी में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप कहेंगे कि ब्लड तो लिक्विड है, कैसे कनेक्ट कर रहा है? ओके, तो ये कनेक्ट इस तरीके से करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड और ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, तो इस वजह से इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, क्योंकि इसी के थ्रू एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पीएच की बात करी जाए तो ब्लड का पीएच आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच क्या होता है, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए, अगर आपसे पूछ लेता है कि पीएच, बेसिकली पीएच वैल्यू क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की, अगर हम पीएच वैल्यू निकालनी है तो वो एक्चुअली है क्या? तो बेसिकली उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन की, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उसमें जितनी एसिडिटी है, जितनी बेसिक मतलब जितना वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल को मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल यानी बीच का जो स्टेज होता है, जैसे वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, ना ही वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। ओके, तो उस वैल्यू को मेज़र करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं पीएच स्केल, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ब्लड के पीएच की बात करी जाए तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45। ओके, तो इसका अगर अप्रोक्स निकाला जाए तो अप्रोक्स होता है इसका 7.4, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। अब ये अम्लीय और क्षारीय होता क्या है? बेसिकली अगर पीएच स्केल की बात की जाए तो पीएच स्केल 1 to 14 होता है। ओके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो 7 वाला पार्ट है, यानी जो मिडिल वाला पार्ट है, वो कैसा है? न्यूट्रल है। ओके, तो 7 से अगर इधर आएंगे, 7 से अगर इधर आएंगे, यानी 7 से अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू कम आती है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक यानी जो कि अम्ल होते हैं। ओके, यानी आपका, आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड हुआ, जो लेमन होता है, आपका ऑरेंज होता है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये क्या है? ये 7 से नीचे आते हैं, 7 से नीचे इनकी वैल्यू काउंट होती है, इस वजह से ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, एसिडिक माने जाते हैं। अगर बात की जाए बेसिक सॉल्यूशन की, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की जो रीडिंग है वो 7 से ऊपर बैठती है, 7 to 14 बैठती है,
तो वो क्या होगी, बेसिक होगी। अब ये डिपेंड करता है कि कोई चीज़ स्लाइटली बेसिक है या फिर स्लाइटली एसिडिक है। तो स्लाइटली का मतलब जो भी वैल्यू उसकी आ रही है 7 के आसपास हो, जैसे मान लीजिए 7 से 8 या 9 है तो वो क्या है, स्लाइटली बेसिक होगा। और 7 से नीचे मान लीजिए 6, 5 है तो वो स्लाइटली एसिडिक होगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्केल मेज़र किया जाता है। तो जो ब्लड है वो हल्का सा बेसिक होता है, यानी हल्का सा नमकीन होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और एसिड कैसे होता है, वो सोर इन टेस्ट होते हैं, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्लड कैसे आप नॉर्मली अगर अब आपके गम ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे आपके कभी कभी टंग में चोट भी लग जाती है खाना खाते टाइम पर, तो जो ब्लड है वो अंदर ही चला जाता है, तो आपने देखा होगा वो हल्का हल्का सा सॉल्टी सा लगता है। तो ये इसी वजह से हल्का सा बेसिक होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, वॉल्यूम इन द सेंस कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ब्लड जो है कितने लीटर होना चाहिए। ब्लड कैसा है, लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लीटर में काउंट करेंगे, उसको लीटर में मेज़र करेंगे। तो जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है 50 to 70 kg का, उसमें लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये वेरी भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन में, और उसकी एज के अकॉर्डिंग एंड उसकी हाइट के अकॉर्डिंग और उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो ये वेरी भी कर सकता है। तो ये एवरेज है, लगभग 50 से 70 किलोग्राम के भार के व्यक्ति में ये 5 से 6 लीटर मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर वेट की बात की जाए तो ब्लड का जो वेट है, अब सीधी सी बात है, अगर एक गिलास में पानी भी रखा होगा तो जो वाटर है उसका भी तो खुद का अपना एक वेट होगा, है ना। तो अब उसका अपना वेट है, ऐसे ही ब्लड का बॉडी में वेट है। तो अगर बात की जाए ब्लड बॉडी वेट का कितना होता है, तो वो होता है 7%, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कितना वेट होता है, 7% होता है बॉडी वेट का। ओके, अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अगर मान लीजिए आपको पता लगाना है किसी पर्टिकुलर पर्सन में कितना ब्लड है, मतलब उसमें जो ब्लड की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। इन केस अगर किसी पर्सन में जो 50 किलो का किसी भी व्यक्ति का जो वेट है वो 50 kg है, तो इसको कैसे मेज़र करेंगे, ये होता है बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 7/100। 7 क्या हो गया, 7 हो गया आपका बॉडी वेट का 7%, ठीक है। तो इसे ऐसे मेज़र किया जाता है 50 मल्टीप्लाइड बाय 7/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 3.5 kg, यानी 50 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर लगभग 3.5 kg ब्लड होगा। ओके, तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट है, अब हम आते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ब्लड के पार्ट्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो बेसिकली ब्लड जो है 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, 2 इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस होते हैं इसके। रक्त के घटक, आप अगर हिंदी में आपको समझना है तो आप इसे रक्त के घटक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है प्लाज्मा एंड सेकंड होता है सेल्स या फिर कॉर्पसल्स। तो बेसिकली प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जिसकी वजह से ब्लड जो है जिसमें फ्लूइडिटी आती है वो फ्लो कर पाता है। ओके, और अगर सेकंड जो कंपोजिशन है मेन, वो है कॉर्पसल्स या फिर सेल्स को बायो की लैंग्वेज में कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। सेल्स आपका केमिस्ट्री में भी होता है, इस वजह से इसमें बायो में इसे कॉर्पसल्स कहा जाता है। ओके, तो यानी रुधिराणु जो ब्लड में अदर वर्क को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल कॉर्पसल्स होते हैं, वो होते हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अगर RBC की बात करी जाए तो रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, ओके। और WBCs यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स की हिंदी मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। एंड तो अगर प्लाज्मा का आपसे कंपोजिशन पूछ लेता है, प्लाज्मा का जो इक्वल पार्ट है, टोटल पार्ट है, वो आपसे पूछ लेता है, तो वो होता है आपका 55% एंड रेस्ट 45% क्या होते हैं, सेल्स होते हैं ब्लड में। ओके, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम है, ये एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू बताया गया है कि इसमें जो RBCs हैं
ओके, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं आरबीसीज के कंपैरिजन में। एंड अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो आपका 55% है। प्लाज्मा कंसिस्ट करता है वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एंड गैसेस। तो ये आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। जो ब्लड का जो 55% पार्ट था तो उसका एक अपना कंपोजिशन होता है, जिसमें जो वाटर होता है वो होता है 92%। ओके, तो 92% वाटर होता है किसमें, प्लाज्मा में। एंड रेस्ट 7% होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो और जो 1% है वो होते हैं उसमें सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड ग्लूकोज। ओके, तो अगर बात की जाए, आपने सुना होगा कि पानी सजेस्ट किया जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? कि उससे जो ब्लड है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है, वो फ्लो कर पाता है और उससे जो है ब्लड का इंटॉक्सिकेशन होता है। ठीक है, मतलब बॉडी में ब्लड में जितने भी टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं वो वाटर के थ्रू वो बॉडी से लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पानी ज़्यादा पीना चाहिए और ये अच्छा होता है किसके लिए, ब्लड की फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, और इससे स्किन में भी काफ़ी ग्लो आता है, ऐसा कहा जाता है डॉक्टर्स का, अगर आपने प्रेस्क्रिप्शन देखा होगा तो वाटर होता है 92% एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है 7%। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं 4 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। चारों आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ओके, तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो। इसी को क्या, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो तभी सारी चीज़ें एक साथ समझ में आती हैं, एक साथ आप उसे कवर कर पाते हैं अच्छे से। ओके, तो सबसे पहला है आपका एल्ब्यूमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन एंड थर्ड है प्रोथ्रोम्बिन एंड फोर्थ है फिब्रिनोजेन। अगर बात की जाए एल्ब्यूमिन की तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। अब येलो कलर किसकी वजह से होता है, ये होता है बिलरुबिन की तरफ से वजह से। बिलरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि लिवर से सिक्रीट होता है, लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा में ये प्रेजेंट जाकर के मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। जैसा कि अभी आपको दिखाया भी गया था, ये जो येलो कलर का जो ऊपर शो रहा है ये क्या है, प्लाज्मा है आपका। एंड रेस्ट आपका जो रेड है वो है आरबीसीज एंड वाइट है आपका डब्ल्यूबीसीज। ओके, एंड देन अब हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है। एल्ब्यूमिन की अगर बात की जाए तो जो ब्लड की जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है किस पे, एल्ब्यूमिन पे में। यानी एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो ब्लड में कितना प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड की थिकनेस होगी। और अगर ग्लोबुलिन की आपसे पूछ लेता है तो ग्लोबुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है इम्यूनिटी के लिए, यानी रक्त प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो डिजीज़ से लड़ने की जो बॉडी की कैपेसिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एंड रेस्ट 2 प्रोटीन्स जो हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, वो है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग होता है कि जब भी आपके चोट लग जाती है, किसी भी, मान लीजिए किसी भी बॉडी पार्ट में आपके चोट लगी और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि ब्लड अपने आप रुक जाता है, मतलब उस टाइम उस पर्टिकुलर कट पार्ट से बहना बंद हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। मतलब रक्त का वहाँ थक्का जम चुका है और वो एक नेटवर्क बन जाता है बेसिकली, वो क्या है, बिलिरुबिन की वजह से, सॉरी ये किसकी वजह से होता है, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। ओके, एंड अगर आपसे ये पूछे, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ब्लड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ब्लड क्यों खुद क्यों नहीं जमता अपने हमारी बॉडी पार्ट के अंदर। ओके, जब ये उसके अंदर प्रेजेंट हैं और रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के जमने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए,
तो ब्लड क्यों नहीं जमता, हमारी पूरी बॉडी पार्ट में क्यों फ्लो होता रहता है, तो ये इसकी वजह से होता है। उसके अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। किसमें, नर्व्स में। नर्व्स में तो ब्लड फ्लो होता है, जो कि आपकी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स होती हैं, उन्हीं में तो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो उसमें एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। ओके, हेपेरिन नाम होता है किसका, एंटी क्लॉटिंग एजेंट का, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, नर्व्स में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, अगर बात की जाए हेपेरिन की, तो हेपेरिन की फॉर्मेशन कहाँ होती है, लिवर में। लिवर यानी यकृत में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर आपसे पूछता है कि हेपेरिन क्या है, ओके, हेपेरिन एक फैट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक मिनरल है या प्रोटीन है। अब आप सोचेंगे कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हेपेरिन एक प्रोटीन है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वहीं तो प्रेजेंट है ये। तो आप ये सोचेंगे कि हेपेरिन भी एक प्रोटीन होगा, जबकि हेपेरिन एक प्रोटीन नहीं होता। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मेशन होता है ब्लड में, इसका हेपेरिन का। और ये किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है पॉलीसैकेराइड। आपने पढ़े होंगे पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो मिनरल्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम इसे डीपली इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसे नोट कर सकते हैं अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट था वो है 1% वाला। पहला था आपका 92% वाटर एंड 7% था आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें 4 प्रोटीन्स थी। एंड जो रिमेनिंग 1% जो पार्ट है उसमें होते हैं आपके सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड ग्लूकोज होता है। ओके, सॉल्ट्स आपका NaCl और सोडियम, पोटेशियम, ये आपके सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ओके, ग्लूकोज, तो ये रिमेनिंग 1% में, और जो कि डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बॉडी के लिए इसेंशियल भी होते हैं। किसी को होता ये है कि कोई मिनरल ज़्यादा चाहिए होता है बॉडी को, कोई मिनरल कम चाहिए होता है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अगर बात की जाए ब्लड के फंक्शंस की, तो ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं हमने अभी पढ़ा कि फ्लूइडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लूइडिटी यानी ब्लड कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फ्लूइडिटी के लिए। एंड सेकंड, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना। अब एक आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमने में और घाव के भरने में क्या अंतर होता है। सुनने में तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों जगह से खून रुक चुका है, तो लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि रक्त का जो थक्का जमता है, मान लीजिए अगर आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे एक कट लग गया, ठीक है, एक कट लग गया और देन उसके बाद में ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, फिर कुछ सेकंड्स बाद क्या होगा, वो ब्लड फ्लो होना अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, ब्लड फ्लो होना अपने आप बंद हो जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी गहरी चोट हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी जो वोंड है, वो उसका घाव है कितना गहरा है, ठीक है, किस चीज़ से कटा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एट द एंड वो कुछ टाइम बाद बंद होना ही होना है। ओके, और ये तो हो गई आपकी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी वो वहाँ पर एक नेटवर्क बन चुका है, किसकी वजह से, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से। सॉरी, मेरी टंग स्लिप हो जाती है जब मैं इन दोनों का नाम प्रोनाउंस करती हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो एंड उसको क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब सेकंड जो केस मैंने आपसे पूछा है कि वो क्या है, घाव का भरना यानी वॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है। वॉन्डिंग क्या होती है, अब यहाँ पर आपकी ब्लड का बहना बंद हुआ है, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कट से ब्लड जो है फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन घाव अब भी है। ओके, उसे आपका 1 दिन लगेगा, महीनों लगेंगे, वो डिपेंड करता है घाव किस एक्सटेंट तक हुआ है, किस हद तक घाव हुआ है, ठीक है। जब वो घाव भर जाता है, मतलब उस पर नई जो अदर बॉडी पार्ट है उसी जैसी स्किन आ जाती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसको कहते हैं घाव का भरना। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था जो कि आपको पता होना चाहिए और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। एग्ज़ाम में भी ना पूछे, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे वहाँ पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, और थर्ड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने आपको बताया ब्लड
क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू, फ्लो होके, और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और प्रोवाइड्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड जो फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ओके, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये थी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो ब्लड के जो सेकंड कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वो हैं सेल कॉर्पसेल्स, सेल कह सकते हैं, कॉर्पसेल्स कह सकते हैं, जिसमें आपकी 3 इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है आपकी RBC, ओके, और सेकंड है आपकी WBC, और थर्ड है आपकी प्लेटलेट्स। ओके, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सेशन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम उसे सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको इस सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और होप मैंने आपको ये चीज़ें ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।